आज कल हो चुका है। एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बाद। फिर मुझे होती है अपने बच्चों के। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर शुरुआत हमने की थी और हमको पता था कि यह दूर तक जाएगा। जी हां, हमने बुलंदशहर के मुद्दे को आपके सामने रखा था और उसके ऊपर जब हमने सवाल उठाए तो हमारे ऊपर कुतर्कों के तमाम सवाल उठे थे। आज ये मुद्दा साबित हो रहा है कि दादरी 2 हो रहा है, या मैं और आसान भाषा में कहूं तो असहिष्णुता की जो बदनामी हिंदुओं की जा रही थी उसका पार्ट 2 किया जा रहा है। जो दादरी 1 हुआ था वो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले हुआ था और अब ये दादरी पार्ट 2 लोकसभा चुनाव के पहले हो रहा है। लेकिन एक बात कॉमन है और वो है इसका ग्राउंड जीरो। वो दोनों बार उत्तर प्रदेश है और केवल उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। जी हां, ये बड़ा गेम है और इस बड़े गेम में फिर लोग भी बड़े रहेंगे और फिर जब लोग बड़े रहेंगे तो बड़े बड़े बोल बोलेंगे और बोलने वाले अगर डायरेक्टरों के इशारे पर बोलने की एक्टिंग जानते हो तो फिर तो और क्या कहने। जी हां, तमाम ऐसे लोग और आगे आने वाले हैं। ये तो एक नाम अभी आया है, अब अधिकारियों से लेकर अभिनेताओं तक, और नेताओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई इसलिए बाबुओं तक तमाम लोग सामने आएंगे और बुलंदशहर के आग को और आगे सुलगाने का प्रयास होगा। आज बहुत कुछ नया अपडेट इस मुद्दे पर है। पहले विस्तार से मुद्दा देखिए। बुलंदशहर हिंसा को दादरी पार्ट 2 बनाने की साजिश शुरू हो गई है। फिर से असहिष्णुता का जिन बाहर आ गया है। पुरस्कार वापसी गैंग फिर बिलबिलाने लगा है। एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। तथाकथित फिल्म स्टारों को भारत में फिर से डर लगने लगा है। फिल्मी शाहरुख खान ने बोला था कि अब भारत में मुझे डर लगने लगा है, तो आमिर खान कहां पीछे रहने वाला था। वहीं जावेद अख्तर ने भी हिंदुओं को असहिष्णु बताया था। अब बुलंदशहर हिंसा के बाद फिर से हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश शुरू हो गई है, क्योंकि ये पूरा गैंग किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर काम करता है जिसे चुनाव जीतना होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में फिर से ये गैंग सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच के हवाले से साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। एसआईटी जांच में ये बात साबित हो चुकी है कि गौकशी करके बड़ी हिंसा फैलाने का प्लान था उत्तर प्रदेश में, लेकिन बड़ी हिंसा फैलाने में साजिशकर्ता विफल हो गए। ऐसे में उनका बिलबिलाना लाजमी था, क्योंकि सरकार और प्रशासन ने इन साजिशकर्ताओं की साजिश को सफल नहीं होने दिया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये साजिश सरकार को बदनाम करने के लिए रची गई थी? क्या चुनाव से पहले दंगा भड़काकर देश के माहौल को सांप्रदायिक बनाना चाहते थे साजिशकर्ता? क्योंकि दादरी कांड भी ऐसे ही भुनाया था चुनाव से पहले। क्या कहा है नसीरुद्दीन शाह ने, पूरा वीडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपके सामने। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बाद। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज्यादा मिली थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में जरूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में वो हमने उनको सिखाए। कुरान शरीफ की एक आध आयत याद जरूर करवाई, क्योंकि
मेरा मानना है कि उस तलफ़ुज़ सुधरता है उसके रियाज से, जिस तरह से हिंदी का तलफ़ुज़ सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़ के इन इट्स ओरिजिनल। और खुशकिस्मती से मैंने बचपन में अरबी कुरान शरीफ पढ़ी थी, कई आयतें मुझे अब भी याद हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा तलफ़ुज़ है। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहां से। नसीरुद्दीन शाह डायलॉग बाजी, क्योंकि जीवन गया है दूसरे के बताए डायलॉगों पर डायलॉग मार के और एक्टिंग करके। क्या क्या बातें कही, ये कहा कि कानून हाथ में लिया जा रहा है। क्यों? मैं खुलासा करूं कि और बस स्पष्ट करूं कि हम इंस्पेक्टर को शहीद मानते हैं, और इंस्पेक्टर साहब की हत्या का कोई समर्थन अगर करता भी है तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन क्या गौ हत्या कानूनन अपराध नहीं है? तो गौ हत्या के कसाईयों के खिलाफ नसीरुद्दीन शाह नहीं बोलता, लेकिन कसाईयों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ तो नसीरुद्दीन शाह बोलता है। हिंदुस्तान में जो पिंक रेवोल्यूशन जिसको कहा गया था, गाय के मांस का निर्यात, एक्सपोर्ट, और उससे आने वाले खरबों डॉलर, और खरबों डॉलर का यह परिणाम है कि अगर 1 किलो मांस का 1 रुपया भी अलग किया जाए, बल्कि 10 पैसे अलग किया जाए, तो नसीरुद्दीन शाह जैसे सैकड़ों खरीदे जा सकते हैं जो मन चाहे डायलॉग बोलकर कसाईयों को बचाने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या कारण है कि 21 गायें मारी गई, काटी गई, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन असहिष्णुता की नई एपिसोड को लेकर नसीरुद्दीन शाह सामने है। आज आपको बोलने का मौका है। आज के एपिसोड में भी मैंने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आप कॉल करें, बात रखें, बोले, और आज के एपिसोड में आपको बोलने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके कॉलर के पास चलती, उसके बाद में आपको आज नसीरुद्दीन शाह की पूरी कुंडली खोलकर दिखाऊंगा कि आदमी कैसे दोगला है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार जी, वंदे मातरम जी। बोलिए। ये एकदम पक्का ड्रामेबाज आदमी है। ये याकूब मेमन की पैरवी करता था। इस आदमी का ना कोई सर है, जिसका ना सर ना पैर ना कोई दीन ना धर्म, उसका नाम है नसीरुद्दीन। ये गाय काट के खाने वाले क्या समझेंगे गाय की कीमत क्या होती है? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर जाते हैं। हेलो, धन्यवाद। आखिर जिसके फिल्में देखने के लिए लोगों ने टिकट निकाले थे और जिसको हीरो मानते थे, अभिनेता मानते थे, आज उसको गाली देने के लिए क्यों मजबूर है? क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आई है। वो कितना गंदा आदमी है ये उसके बयानों से सामने आया है, और इसलिए वो कहता है कि गाय के लिए आदमी काटा जाता। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि एक गाय के लिए कितने जन्म अगर हम कुर्बान हो जाए तो भी हर जन्म भगवान प्रमोशन देकर जमीन पर भेजेगा, क्योंकि उसके एक महत्वपूर्ण प्राणी जो इस प्रकृति का महत्वपूर्ण घटक है, उसकी रक्षा के लिए हम प्राण दे रहे हैं। आपने देखा होगा जिस सुमित की हत्या हुई, उस सुमित की बहन ये कहती है, उसकी 1.5 मिनट के बाइट में उसने केवल 15 सेकंड अपने भाई पर बोला है, और बाकी पूरा समय वो गाय को कत्ल पर बोल रही है। सीएम योगी को मिलने गए उनके माता पिता भी अपने बेटे के ऊपर कम और गौ हत्या कसाईयों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कहां से आता है? थैलियों का दूध पीने वाले नसीरुद्दीन शाह को यह क्या पता है कि इस देश में गाय के साथ लगाव रखने वाला 100 करोड़ से भी बड़े आबादी का एक समाज है, और वो सभ्यता उसको अपने ना केवल देवी देवता बल्कि अपने खुद से भी ज्यादा मानती है, और इसके लिए मरने मारने के लिए तैयार होती है। अब कानून हाथ में मत लो। अगर आपके प्रिय प्यारे कसाईयों ने गाय काटी नहीं होती, 21 गायों का वध नहीं किया होता, हत्या नहीं की होती, तो किसी भी प्रकार का दंगा होने की संभावना नहीं थी। और जिस मुद्दे को लेकर नसीरुद्दीन शाह बोल रहे हैं वो घटना है बुलंदशहर की, जिस बुलंदशहर में आयोजकों का दावा है कि 3 दिन में 1 करोड़ लोग मुसलमान वहां पर आए, और वो भी ये कहते हैं
शांति के साथ वापस घर पहुंच गए। मैं कहना चाहूंगा, वहां पर जब आए हुए मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिली तो मंदिर, शिव मंदिर खोल के देने वाले हिंदुओं के मुंह पर तमाचा क्यों मार रहे हो नसीरुद्दीन? क्यों? उन लोगों ने क्या गलती की जिन्होंने पीने के लिए पानी नहीं था, इम्तियाजे में आने वाले लोगों के लिए तो अपने घर के बर्तन खोलकर लोगों को पानी पिलाया, खिलाया। 1 करोड़ लोग 3 दिन में वहां पर आए, रहे, खाए, पिए, चले गए। और आप आज वहां पर उस कार्यक्रम को सहयोग करने वाले लोगों पर टांग ऊपर करते हो? क्या नहीं चलेगा। इसका विरोध होना चाहिए और दमखम के साथ होना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए जी, मैं रणविजय सिंह बात कर रहा हूँ। बोलिए रणविजय जी। देखिए सर, नसरुद्दीन शाह और जितने भी ऐसे लोग हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह हुए, आमिर खान हुए, शाहरुख खान हुए, जितने लोग भी हैं, ये लोग, इन लोगों का काम ही वही है कि एक जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय पे ये लोग उल्टे सीधे बयानबाजी क्यों करेंगे, क्योंकि इनका जो फ्यूचर है यही सब करते करते बीत गया है। और ये लोगों का कोई जिंदगी का कोई, कहते हैं ना जैसे कि इनका कोई मकसद नहीं है, इनका जो जीवन का कोई वो नहीं है। ये बिक जाते हैं, ये बोलते ना कौड़ियों के भाव, तो ये लोग 1-1 रुपए के भाव में भी बिक जाते हैं और 1-1 लाख रुपए में भी बिक जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। और इसलिए नसीरुद्दीन शाह के डायलॉग सुनने और जिनको प्रमोट करना है उनके लिए तो ये अच्छा एक्टर है, लेकिन विश्वास कोई नहीं करेगा, क्योंकि पैसे लेकर ये लोग क्या कर सकते हैं ये हम इस देश के विज्ञापन एजेंसी में देख चुके हैं। इस देश के युवाओं को बर्बाद करने वाली तमाम प्रकार के उत्पाद बेचने के लिए आगे पीछे न देखने वाले अभिनेता समाज के उन ड्रामों को आगे लेकर आते हैं जो विदेश में बैठे नचनिया इनसे नचवा लेते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं बीड़ से बात कर रहा हूँ, मराठवाड़ा। बोलिए। हाँ, वो जो नसरुद्दीन शाह ने बात करे ना, तो उसको और शाहरुख खान को पाकिस्तानी भेजना चाहिए, यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। वो अपने पैसा खा के, इंडिया का पैसा खा के ज्यादा पैसा आ गया उनके पास। हम बोलते उनकी मगरूरी हो गई, उनकी ज्यादा पैसा इंडिया का फिल्म में कमाया और वो ऐसा अपने देश के खिलाफ बात कर रहे। हाँ, तो इसके वास्ते उनको यहाँ उन्हें खुद नहीं रहना चाहिए, हटाने के बजाय उन्हें खुद नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। ये हमारा कॉलर कह रहा है मराठवाड़ा की भाषा में कि मगरूरी आ गई है। ये वो लोग हैं जो इस प्रकार की खुमार लेकर हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए किसी भी मंच पर जाकर कुछ भी बोल सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ चौहान साहब, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ नसरुद्दीन शाह साहब को, आपके टीवी के माध्यम से, इनको शर्म नहीं है ऐसे कहते हुए? जब 84 में लाखों सिखों को मारा गया तब इसको डर नहीं लगी? जब हिंदुओं के बच्चों को ट्रेनों पे जलाया गया, आज मोदी, हर पार्टी मिलकर के मोदी जी को कहते हैं कि मुसलमानों का कातिल है ये, है। और जब ये हिंदुओं के बच्चों को और औरतों को जिंदा जलाया गया था तब इसको डर नहीं लगा था, है। एक तरफ कहते हैं हम डरते हैं, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री के सिर को काटने का फरमान जारी करते हैं। ये डरे हुए हैं। ये मैं समझता हूँ जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं ये सब ऐसे ही बात करते हैं। इनका पढ़ने का भी और इनके बड़े लोग होने का भी कोई मायने नहीं रखता है। मैं आपके टीवी के माध्यम से हर वो अच्छे हिंदुस्तानी मुसलमान से विनती करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के विरोध में खड़े हो जाएं हिंदुओं के साथ और अपना भाईचारा को दिखाएं। ऐसे कमीने लोगों के बात में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। भारत यहाँ माता की पर जय। ट्विटर लाइव पर कमेंट करते हुए विश्नोई हिंदुस्तानी कहते हैं कि नसीरुद्दीन शाह को अपनी औकात जानने के लिए अमेरिका जाना चाहिए। जब पैंट उतार कर चेक किया जाएगा तो पता चलेगा कि अपनी औकात क्या है। आप भी इस वक्त इस शो को ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के तमाम हैंडल के साथ साथ sudarshannews.in इस हमारी वेबसाइट पर भी आप लाइव देख सकते हैं। अगली कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। हाँ, ये नसरुद्दीन शाह जो है, ऐसे लोगों को जानकारी करके सबको बाहर भेजना चाहिए। ऐसे लोग भारत को नाश करने वाले हैं।
बिल्कुल। चलिए, नसीरुद्दीन शाह ने आज सफाई का भी ड्रामा किया। क्या कहा, आज की है फ्रेश बाइट या प्रतिक्रिया। जो बात मैंने कही वो एक चिंतित भारतवासी की हैसियत मैं पहले भी कह चुका हूँ जी। मुझे नहीं मालूम इस दफा मैंने कौन सा ऐसा क्या कह दिया कि मुझे गद्दार ठहराया जा रहा है। अजीब बात है। जो बात मैंने कही वो एक चिंतित भारतवासी की हैसियत मैं पहले भी कह चुका हूँ जी। मुझे नहीं मालूम इस दफा मैंने कौन सा ऐसा क्या कह दिया कि मुझे गद्दार ठहराया जा रहा है। क्योंकि आप केवल डायलॉग फेंकना जानते हैं, जो डायरेक्टर आपको बताता है उसका परिणाम समाज में क्या हो सकता है नहीं जानते। एक जागरूक भारतवासी होने का उदाहरण जीवन के 60, 65, 70 साल पूरे करने तक आपने कोई और दिया हो, एक आध उदाहरण तो दीजिए। 2018 के खत्म होते होते और मोदी जी के चुनाव को सामने जाने के पहले आप जागे हुए हिंदुस्तानी थे, इसका एक प्रमाण देकर दिखाए नसीरुद्दीन शाह या उसका कोई भी समर्थक। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी सर एक्टर हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, नसीरुद्दीन साहब, ये सारे सर ऐसे हैं, इन्हें भारत छोड़ गए पाकिस्तान में रहने की वो है, ठीक है सर। हाँ, इन्हें सर, इनको सर पैसे मिलते हैं इसी बात के लिए, बोलने के लिए, जब भी कोई आता है इलेक्शन तो ये बोलते हैं, बाकी ये चुप रहते हैं। बिल्कुल। राम प्रकाश कह रहे कि नसीरुद्दीन शाह को यह भी पूछा जाए कि जैसे याकूब मेनन के लिए तमाम न्याय के दरवाजे बंद हो चुके थे, उसके लिए रात को 2 बजे दरवाजा खोला गया, उस पर आपने क्या प्रतिक्रिया दी? और वो साइन करने वाले लोगों में आपने समर्थन देने के लिए कितने पैसे लिए थे? ये तमाम सवाल आपको पूछे जाएंगे नसीरुद्दीन शाह, और इसके जवाब भी आपको देने होंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, धर्मदेव झा, अररिया, बिहार से बोल रहे हैं। बोलिए। नसीरुद्दीन शाह जी जो है ना, ये अपने खुद बोल रहे हैं कि अभी उनकी पत्नी जो है वो हिंदू है और उनको ही सबसे अधिक चिंता क्यों सता रही है और उनको डर लग रहा है, और फिर अभी तुरंत स्टेटमेंट दिए हैं आज का स्टेटमेंट में कि हमने ऐसा क्या बोल दिया। और ऐसे सब देश का गद्दार आदमी को तो हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए, इसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। ऐसे शाहरुख खान, आमिर खान, जितने खान बंधु है, ये समझ में नहीं आता है कि जिस धरती पर खाते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी के साथ गद्दारी करते हैं। बिल्कुल जी। लाइव ट्विटर के कमेंट में रितेश ने एक बड़ा अच्छा पोस्टर डाला है। उस पोस्टर में लिखा गया है कि 1984 के सिख दंगे पर चुप था नसीरुद्दीन। 1983 में मुंबई में हुए बम धमाके जिसमें माथाड़ी कामगार काटे गए थे, और 26/11 मुंबई में ताज होटल ट्राइडेंट पर हुए हमले पर भी नसीरुद्दीन चुप था। लेकिन नसीरुद्दीन जाग गया है, क्योंकि 2018 चल रहा है और अब हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, ये जो बयान की लगे ना, नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, आमिर खान, सिद्धू, उनका तत्वों का चलिए, कॉलर को कहेंगे कि अच्छे नेटवर्क में आकर बात करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुमित कुमार कह रहे कि अब फिल्में चल नहीं रही है, 4-5 साल से किसी फिल्म में देखा नहीं गया है नसीरुद्दीन शाह को, और इसलिए लगता है कि किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ाने के लिए किसी पार्टी ने या ओवैसी ने संपर्क किया है। यह भी एक राजनीति में उतरने का ड्रामा हो सकता है। और सफाई देने के लिए सर्दियों के दिनों में चश्मा पहनकर आने का मतलब है कि आप आंख चुरा रहे हो। आंख में आग डालना तो छोड़िए, कैमरे के आंख में आग डालकर बाइट भी नहीं दे पा रहे हैं नसीरुद्दीन शाह। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, योगेश गोयल। बोलिए योगेश जी। ये जो इसमें आप दिखा रहे हैं ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों की गलती नहीं है इसमें। तो ये जो हमारे सो कॉल्ड कुछ 70 हिंदू जो पार्टियां हैं ना, ये इनके खरीदे हुए गुलाम होते हैं और ये उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। और ये 2019 क्योंकि अब आ रहा है,
तो ये इस वजह से ये सब चीजें जो है अब अभी शुरू हो रही हैं, तो होंगी आगे भी। और ये इन लोगों को जब तक ये हिंदू एक नहीं होगा ना, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। बस मेरा यही कहना है। बिल्कुल। एक ट्विटर हैंडल है जिसमें बैंड मास्टर है, वो कहते हैं कि नसीरुद्दीन नहीं जहरुद्दीन है, क्योंकि हिंदुस्तान की फिजा में जहर घोलने का काम नसीरुद्दीन यहां पर कर रहा है। मैं आपको नसीरुद्दीन के फिल्म का ही एक वीडियो दिखाता हूं, जो काफी हम लोगों ने देशभक्ति के तौर पर चलाया था, लेकिन उसका आज का ये डायलॉग आज के परिप्रेक्ष्य में शायद कोई नया संदर्भ दे दे। देखिए, शायद अपने फिल्मों के ये डायलॉग भूल गए हैं नसीरुद्दीन शाह। दूसरे के दुम पर बैठकर कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान के इशारे पर फिल्मों में भी फेल हो गए थे, और अब भी अगर किसी के इशारे पर कर रहे हो तो फेल होना है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं उपी वर्मा करनाल से। हाँ, मैं सर ये कह रहा हूँ, हमारे पूर्वज कीड़ी भी मरने पे ये कहते हैं भी कोई नुकसान ना हो जाए किसी को। ऐसी जगह भी इनको डर लगने लग गया तो फिर मेरे हिसाब से, क्योंकि पाप है सर इनके अंदर, ये पाप है तभी पाप बोल रहा है इनका। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो आज तक यही सुनने में आया कि हम कीड़ी को भी नुकसान ना पहुंचाए कभी भी। बिल्कुल ना हमें बिल्कुल बिल्कुल। और वही बहुसंख्यक हिंदू है जिस हिंदू ने ऐसे लोगों को पैदा किया, पाला पोसा, और न जाने कितने बड़े बड़े अवार्ड और कितना बड़ा बड़ा सम्मान और कितने इनके फिल्मों के टिकटों को खरबों रुपए से इनको नवाजा। लेकिन जब करियर खत्म हो जाता है तो ये अपने असली जात पर, असली रंग पर और असली वसूलों पर आ जाते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान के उस 100 करोड़ से बड़े समाज को गाली देने के लिए कुतर्कों का सहारा देकर न जाने क्या क्या करते हैं। नसीरुद्दीन शाह एक अच्छा अभिनेता के तौर पर हम माने जाते थे, लेकिन एक अभिनय करने वाला, पर्दे पर अभिनय करने वाला और व्यक्तिगत जीवन में वास्तव समाज में जीने वाले में क्या फर्क होता है, ये आखिर नसीरुद्दीन शाह ने जहरुद्दीन बनकर दिखा ही दिया है। हम आपको नसीरुद्दीन शाह का एक और वीडियो दिखाते हैं फिल्म का, जिससे कि शायद नसीरुद्दीन शाह इस कार्यक्रम को देख रहा है तो कोई फर्क पड़े। क्या ये वो संजय दत्त की तरह तो नहीं हो रहा है कि गिरफ्तार होने के पहले आई खलनायक फिल्म में सब कुछ वही था जो संजय दत्त के जीवन में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद था? क्या इस जहरुद्दीन के साथ भी तो ये नहीं हो रहा है जो इस फिल्म में वो दर्द, विभाजन के समय का दर्द झलक रहा है? कहीं उस दर्द को रास्ता निकाल कर तो नहीं दिया जा रहा है? अगर ऐसा भी है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान ने हिंदुओं में जो दर्द सहा है विभाजन के समय, अगर वो बाहर निकालना जाए, और अगर निकाल जाए तो फिर क्या होगा ये भी समझ जाओ। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि नसीरुद्दीन शाह का जो आप ये दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी आज एक पहल है जो सुदर्शन न्यूज चैनल की। इसमें मैं 2 बातें रखना चाहूंगा। 2015 में आमिर खान ने इसी तरीके का बयान दिया था, उसके समर्थन में नसीरुद्दीन शाह उतर के आए थे। और आज कल जो नसीरुद्दीन शाह ने ये बयान दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। भारत में रहकर क्या 90 के ब्लास्ट में, मुंबई में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद डर नहीं लगा? सेना को वहां के कश्मीर के पत्थरबाज पत्थर मारते हैं, तब इनको डर नहीं लगता? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बुलंदशहर के कांड में जिसे बोले हैं कि इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, इसको मार दिया, चंद लोगों ने मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मॉब लिंचिंग उसकी याद नहीं आ रही जो जिसको गोली मारी है, जो 15 साल का लड़का बेचारा बेगुनाह मारा गया उसके अंदर, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, कोई जवाब देना नहीं चाहता। सिर्फ और सिर्फ बुलंदशहर के इंस्पेक्टर के ऊपर टारगेट सिर्फ फोकस कर रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उस 15 साल के बच्चे का तो कुछ सोचना चाहिए जो मर गया, जिसको गोली लगी है, वो कैसे गोली लगी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और हम जब कहते हैं किसी चीज को तो वो चीज सही साबित होती है। 13 साल पहले हमने सोहराबुद्दीन पर जो कहा था वो भी साबित हुआ है, और बुलंदशहर पर भी हमने पहले दिन जो कहा था वो भी साबित होता जा रहा है। तमाम सुदर्शन के 14 साल के इस पूरे पीरियड में हमारी बातें साबित हो रही। मुझे तो अब ऐसा शक है कि ये बुलंदशहर की जो घटना हुई है, इस घटना में चली हुई गोलियां और मरे हुए लोगों के ऐसे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है
तो क्या कहीं ये पहले से प्री प्लान तो नहीं था? मरने वाले तो अचानक मरे हैं, लेकिन मारने वाला दोनों को भी कोई एक तो नहीं था, क्योंकि गोली तो एक ही बंदूक से निकली है। अभी तक ये माना जा रहा है कि वो इंस्पेक्टर की बंदूक थी, लेकिन हो भी अलग भी तो सकता है। क्या ये पूरा प्लान एक उत्तर प्रदेश और देश के महत्वपूर्ण हिस्से में देश के चुनाव के पहले हिंदूवादी राज्य के मुख्यमंत्री के राज्य में किसी हिंदू को मारकर राजनीति करने का दांव नहीं हो सकता? क्योंकि मुसलमान के नाम पर राजनीति करने से उतना फायदा नहीं होता, ये अखलाक के समय देखा गया है। तो क्या हिंदूवादी आरोपी क्षत्रिय एक इंस्पेक्टर को मारना ये किसी लंबे योजना का हिस्सा तो नहीं है? जरूर देखना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, जय श्री राम, जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी, ये सारा षड्यंत्र कहीं ना कहीं बैठ के रचा जाता है सारे भारत में। हाँ। और सारे विश्व के अंदर इसकी योजना बड़े प्लान्ड ढंग से बनती है, और किसको क्या करना है, किस टाइम करना है। और ये जो बैठे हुए हमारे देश में 1947 के बाद जो गए नहीं है, जिन्होंने ये कहा था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ये अंदर बाहर से कुछ दिखाए, 95% प्लस इनकी मानसिकता देशद्रोही है। इनको देश के अंदर रखना, अपने मुल्क को मुसीबतों में डालना है। जब इन्होंने देश का विभाजन इस नाम पे कर लिया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो इनका यहाँ क्या काम। और जो भारत में, जो पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ किया है, वही व्यवहार इनके साथ इस देश में होना चाहिए। तब ये गैर कानूनी, कुछ लोगों को ये बात गैर कानूनी और असंवैधानिक लग सकती है, लेकिन ये नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों के द्वारा समस्त 100 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ किया गया विद्रोह का भी परिणाम हो सकता है। हम ऐसी भाषा का समर्थन टीवी चैनल पर बैठ के तो नहीं कर सकते, लेकिन आखिर कोई प्रबुद्ध कॉलर कॉल करके ऐसी बात बोलने के लिए कैसे मजबूर होता है, इसका जवाब अगर है और जिम्मेवार अगर कोई है तो नसीरुद्दीन शाह जैसे पापी है। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। यह ट्वीट के साथ आपको पता चलेगा कि यह ट्वीट मैं क्यों दिखा रहा हूं। देखिए, नसीरुद्दीन शाह का यह ट्वीट है, और यह ट्वीट नसीरुद्दीन शाह ने किया हुआ है। एक शख्स जो कश्मीर में नहीं रहता, उसने कश्मीरी पंडितों की लड़ाई शुरू कर दी, अचानक वो एक विस्थापित हो गया। आप समझ चुके होंगे जहीरुद्दीन शाह की ये ट्वीट कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ने वाले अनुपम खेर के लिए की गई। नसीरुद्दीन, जिसको मैं जहीरुद्दीन कह रहा हूं, एक शख्स जो कभी कश्मीर में नहीं रहा, उसने कश्मीरी पंडितों की लड़ाई शुरू कर दी, अचानक वो एक विस्थापित हो गया। ये अनुपम खेर के लिए जहीरुद्दीन कह रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो तर्क नसीरुद्दीन शाह ने दिया है अनुपम खेर के लिए कि वो रहते मुंबई में, तो कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों लड़ रहे? अरे आप भी तो मुंबई में रहते हो और बुलंदशहर की घटना के लिए क्यों लड़ रहे हो? लेकिन जिनको ये पता नहीं कि पिछले डायरेक्टर ने क्या बुलवा लिया और अब का डायरेक्टर क्या बुलवाता है, क्योंकि फिल्में, पर्दे और भूमिकाएं बदलने वाले लोग अपनी सोच भी बड़े आसानी के साथ पैसे के लिए बदल लेते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ। सर, जो अभी नसीरुद्दीन जी ने जो ये दिया है स्टेटमेंट रिगार्डिंग के यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है या फिर हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इनको तब याद नहीं आती कि यहाँ का हिंदुस्तान का बंदा इनको सर पर इतना ऊपर पहुंचाता है, इनकी इतनी इज्जत करता है, इनको करोड़पति किसने बनाया? हिंदुस्तानियों ने ना। तब इनको याद नहीं आता हिंदुस्तान में सुरक्षित है या नहीं है। इनको अगर आज हिंदुस्तान सुरक्षित रहना सुरक्षित नहीं लग रहा तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, अगर वहां पाकिस्तान सुरक्षित है तो। यहाँ अगर कहना है कि गाय को मत मारो, अगर गाय को मारते हो उसके बाद अगर कुछ घटना हो जाती है, दोनों तरफ घटना होती है, बचाने वाला भी मरता है और मारने वाला भी मरता है, तब इनको घटना याद नहीं आती। कश्मीर से पंडितों को भगाया जाए तब इसको घटना याद नहीं आती, तब इनको याद नहीं आता कि हिंदू को यहाँ किस तरह से मारा जा रहा है, तब ये अपने खोपचे में जाकर छुप जाते हैं।
लेकिन आज अगर किसी के साथ घटना हो जाती तो बाहर निकल के आ जाते। इसका रीजन है कि इनके पीछे कौन खड़ा हुआ है। कल को चुनाव होने वाले हैं तो बाहर निकल के इन्होंने भोगना शुरू कर दिया। अगर आज कुछ होने लगा तो ये भोगना बंद कर देंगे। कल किसी हिंदू के साथ या किसी और के साथ कुछ करना शुरू कर दे घटना, ये आज तक क्यों नहीं बोले 3 तलाक पे कि 3 तलाक खत्म कर, तो कह रहे वो नहीं लगता वो गलत है, उस पर नहीं बोलेंगे। हलाला होता है उस पर नहीं बोलेंगे। कोई घटना हो जाती, किसी कड़ी घटना हो जाए, बॉम्बे में इतनी बड़ी घटना हुई थी पाकिस्तान में, वहां पर क्या ये निकले क्या बाहर बोलने के लिए? नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ अगर कुछ हो जाए तो इन्हें लगे अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है, हमें इतना, अगर इतने बड़े ये यहाँ के बनते हैं कि हमें सब कुछ करना है यहाँ के लिए, कौन सा दान दिया इन्होंने? अगर कोई ट्रेजिडी हुई है यहाँ इंडिया में तो कौन सा दाम दे दिया इन्होंने उस ट्रेजिडी को पूरा करने के लिए? पैसा यहीं का, हो जाएंगे कहीं बाहर, जवान बोलेंगे यहाँ की। शर्म करो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इन्हें तो क्या अपने आप, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इन लोगों के बारे में। बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की भी एक लिमिट होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सोच समझ के बोलने की आजादी होनी चाहिए। जय हिंद सर। फेसबुक लाइव पर किरण धाकड़ कह रहे हैं कि हम टिकटों के पैसे से जो दूध पिलाते थे उसका ये जहर वापस में मिल रहा है। मैं आपको इंद्रेश कुमार जी की प्रतिक्रिया सुनाता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता क्या कहते हैं? इंद्रेश कुमार जी। लाखों करोड़ों वर्ष से गाय के बारे में लोग अपने बलिदान देते रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, नसीरुद्दीन का या बाकियों का बयान यह जन क्रांति का, देश के स्वतंत्रता संग्राम का और जन आस्थाओं का घोर अपमान है। और जो इस दुर्भाग्य को रखते हैं वो अपने आप असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि दे थिंक रॉन्ग, दे स्पीक रॉन्ग, दे डू रॉन्ग। ये नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा पहला प्रार्थना है, जन आस्थाओं का इस अपमान को बंद करें। जन आस्थाओं के अपमान का बदला और अपमान की सजा तो मिलेगी, क्योंकि जन आस्था कभी न्यायालय में जाकर न्याय नहीं मांगती, वो वहीं पर न्याय करती है। क्योंकि जब जन आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो उसके लिए संयम नहीं होता। कोई व्यक्तिगत जीवन में सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनकर उसके ऊपर न्याय मांगने के लिए धैर्य रख सकता है, लेकिन जब, और खास करके तब यह आस्था धैर्य खो जाती है जब बार बार कुचली जाती है। और अभी तब कुचली जाती है जब वो लाखों सालों से तमाम लोगों को शरणार्थी बनाकर इस देश में पनाह दे चुकी होती है। पूरे लोग पाकिस्तान में गए होते अगर इस देश के हिंदुओं ने जाने से किसको प्यार से रोका नहीं होता। ऐसे ही जहरुद्दीन के पुरखों को भी हिंदुस्तान के किसी हिंदू ने रोककर कहा होगा कि भाई साहब आप क्यों जा रहे हैं, हम यहां हैं ना, आपका ध्यान रखेंगे। कई पीढ़ियों बाद उसमें जन्मा ये जहरुद्दीन उन लोगों के अतीत के उस गौरव पर, उस प्रेम पर टांग ऊपर कर कर अपमान कर रहा है। इसके लिए कोई न्यायालय नहीं, लोगों का ही न्याय प्रतिक्रिया के रूप में उमड़ रहा है। आप देख रहे हैं 2 दिन से सोशल मीडिया पर कितनी प्रतिक्रिया उमड़ रही है, और इस शो में भी लाइव में लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। उनको पता है कि वो अपने ऑफिशियल नंबर से फोन करें, रजिस्टर नंबर से फोन करें, अपना नाम बता रहे हैं। शाह जहरुद्दीन कानूनी कार्रवाई कर सकता है, उसके बावजूद लोग ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जन भावनाओं का उद्रेक है, आवेश है, गुस्सा है, बदले की भावना है। क्यों भी ना हो, होनी चाहिए। और अगर नहीं होगी तो समाज मृत कहलाएगा, और मृत समाज किसी जीवंत राष्ट्र की निर्मित नहीं कर सकता। पहले नसीरुद्दीन शाह जैसे तमाम लोग आकर थूक कर चले जाते थे, कोई नहीं बोलता था, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं का स्वाभिमान तब तक सोया हुआ था, जागा नहीं था। 2018 आते आते यह स्वाभिमान इतना जाग चुका है कि इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री, मैं फिर कहता हूं क्योंकि पहले मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहता हूं, दूसरे प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद बने नेहरू कहते थे कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, लेकिन उनका वंशज राहुल गांधी कह रहा है मैं हिंदू हूं। ये इस देश के हिंदुओं में जगा हुआ ज्वार का परिणाम है। और ऐसे में नसीरुद्दीन शाह जैसे जहरुद्दीन की बातें प्रतिक्रिया के रूप में जरूर उमटेगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ नमस्कार जी, मैं संदीप शर्मा बोल रहा हूँ सर, नागौर राजस्थान से। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये जितनी भी बकवास कल आमिर खान बोल रहे थे, आज ये नसीरुद्दीन बोल रहे हैं, ये क्या हमको पागल समझते हैं क्या? हम घर पे बैठ के इनकी बकवास सुनते रहेंगे और ये हमें मतलब जो मर्जी जो बकवास हमारे साथ करते रहेंगे? मतलब हम क्या कोई कीड़े मकोड़े हैं क्या जो ये, और इनको हमने हीरो बना दिया? और ये कल उठ के कहेंगे साहब हम तो हिंदुस्तान में ये करेंगे वो करेंगे। मतलब हमारे अंदर कोई
सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? हम इनका कुछ कर नहीं सकते सर? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये अपने आप को समझते क्या है? इनको अगर पैसा मिला है तो हमने इनकी फिल्मों में पैसा दे दे के इनको हीरो बनाया है। ये अच्छी अदाकारी तो सर, ये रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ एक बच्चा भी अच्छी अदाकारी करता है, लेकिन वो 10 पैसे लेता है सर। वो हमसे कम से कम खेल नहीं करता। ये तो पहले तो हमसे पैसा लेते हैं, हम देश की कमाई करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपको एक बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया दिखा रहा हूँ फेसबुक लाइव पर। अखिलेश कुमार कहते हैं कि जब एक उपराष्ट्रपति बनकर भी मुस्लिम ही बन गया तो एक कलाकार होने के बाद मुस्लिम बनने वाले से क्या अपेक्षा की जा सकती है। बिल्कुल, ये बात या ये तल्ख टिप्पणी की है हमारे दर्शक ने हमीद अंसारी पर। पूरा कार्यकाल करने के बाद हमीद अंसारी मुसलमान हो गए क्योंकि सहानुभूति चाहिए, राजनीति करनी है, और पूरा करियर खत्म होने के बाद जहरुद्दीन अब मुसलमान हो गए क्योंकि अब हिंदू नाराज हो जाए तो भी इनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? मैं बोल रहा हूँ बंबई से, मिथिलेश कुमार सिन्हा। बोलिए सिन्हा जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि देश में एक ही जहरुद्दीन केवल नहीं है, इसके पहले शाहरुखुद्दीन भी रहे हैं, अमीरुद्दीन भी रहे हैं, इसरुद्दीन भी रहे हैं, भरे पड़े हैं चप्पे चप्पे में पूरे देश में। और मौके की नजाकत को देख के चुके देश में आम चुनाव करीब आने वाला है, तो सोची समझी चाल के तहत ये लोग 1 बाय 1 अटैक कर रहे हैं भारत की। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब ये गुस्सा फूट रहा है। ये राजस्थान के अजमेर में लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी आप देखिए। वैसे हिंदुस्तान के कई जगह पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। अजमेर की प्रतिक्रिया हम आपके सामने दिखाते हैं। बुलंदशहर पर राजनीति करने वाले ऐसे तथाकथित सांपों को कैसे ठोका है उत्तर प्रदेश के योगी ने, देखिए। क्या है? अब लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग सराहना होनी चाहिए। राजनीतिक साजिश करार दिया। एक साजिश थी, साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। ये साजिश वही लोग था। ये स्थिति में नहीं है। के साथ ही सीएम साजिश का शिकार बनाना चाहते हैं। निपटेगा और करने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना
प्रयास किया था, एक षड्यंत्र था। राजनीतिक षड्यंत्र वे लोग करते हैं जो कायर कानून एक भी अगर नहीं समझ सकते। जय हिंद। ये होती है डाव आदित्यनाथ के खिलाफ बुलंद ही पूर्व नौकरों ने नसीरुद्दीन शाह के देखिए पूर्व नौकर शाह बोले को वायरल हो रही ये चिट्ठी से बात करने की कोशिश की, लेकिन गंभीर अफसरों में अदिति मेहता, सुनील के 83 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट किया जाना बहुत सवाल खड़े होते हैं। आरोपियों के बजाय गौरव के आरोपी देते हैं। इन तनावों की वजह से ही जनता में आक्रोश बढ़ता है। ये ऐसे जनता में हमने पहले नौकरशाहों पर ही कार्यक्रम जहीरुद्दीन शाह आ गया तो हमने ज्यादा समय उस पर दिया। क्या कहना है आपका इन नौकरशाहों के इन भी को जरूर बताएं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। बोलिए सर। मैं ये बोल रहा था, जैसे कि साहब बोल रहे हैं कि असुरक्षित महसूस हो रहा है अभी। जैसे कि बंगाल में अपना लग रहे हैं, हिंदुओं पर लठ मारे जा रहे हैं, मुसलमान कूटते जा रहे हैं, रथ यात्रा रोकती जा रही है, तब ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस पर कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है इनका, खाली उनको वहां पर असुरक्षित महसूस लग रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जम्मू कश्मीर के जामा मस्जिद का मौलवी कहता है कि 70 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब तो दुगने हो गए हैं, एक और देश मांगने की बारी आई है। तब खुश हुए थे जहीरुद्दीन या डर गए थे? डरे तो नहीं होंगे क्योंकि बोले नहीं। आखिर ये एक तरफा, केवल एक तरफा और तभी होता सवाल बनता है। अगले कॉलर बोलिए। हेलो सर, बारे में बोलना था। इसमें जो है मुझे लग रहा तो ये खुल के क्यों नहीं बोलता कि मुझे कांग्रेस देखिए ऐसे वो जरूर बयान। चुनाव लड़कर अगर बयान दोगे तो फिर तो आप राजनेता हो जाएंगे। ये तो अभिनेता की खाल पहनकर देश के खिलाफ और बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बोलने का मौका है, पैसा ज्यादा मिलेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं शरद बोल रहा हूँ पूना से। हाँ
ऐसे गद्दार लोगों के लिए भारत ने एक जगह बना के दी है, जिनके लिए भारत महसूस अच्छा नहीं करते भारत में, उनके लिए हमने एक पाकिस्तान करके हमारा सीना चीर के एक जगह दी है उन लोगों के लिए, तो वो वहां पे जा सकते हैं। अब गद्दार के लिए कोई और जगह नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ही गद्दारों को गाड़ने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर अगर वो लड़ाई हथियार है तो हथियार से गाड़ कर, और वैचारिक है तो विचार से गाड़ कर ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अब बाहर नहीं जाना है, ये तो बड़ी सुकून है, ये तो बस हिंदुस्तान के बोलो और बाहर चले जाओ। हालांकि बाहर क्या होता है ये खुद जानते हैं, क्योंकि के बाहर तो अपने काम के बहाने कई बार गए हैं और चड्डी उतार कर आए, लेकिन को बोला नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो फिर इज्जत है, लगता है कि नहीं। लेकिन शाहरुख खान जैसे भी जब नहीं छूटे तो जहरुद्दीन जैसे भी नहीं छूटे। दुर्भाग्य यह है कि जहरुद्दीन शाह के साथ पूर्व नौकर ड्रामे में एक साथ ताल, लेकिन कोई बात नहीं मित्रों, हमने ये जागने की कोशिश करता है तो उसको सुलाने या भ्रमित करने वाले कितने सामने जाते हैं कि जब आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज वालों की संख्या कुछ एक साजिश थी, इसका पुलिस की मौत के बाद है जड़ी स्किन धोखे से निखार दे। ये मैजिक नहीं, आयुर्वेद औषधि है।